हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे थे ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग जो बात करेंगे वो अपने पिछले सेशन से रिलेट करके करेंगे। जैसे कि पिछले सेशन में हम लोग बात किया था कि हमारे पास जो है कंकरेंट एग्जीक्यूशन में कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे कि लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम आता है, डर्टी रीड प्रॉब्लम आता है, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम आता है, फैंटम रीड आता है। ये सब कुछ कुछ जो प्रॉब्लम है जब हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन करते हैं तब ये सारा प्रॉब्लम आता है। तो यही चीज़ को हम पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें WR मतलब रीड राइट, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं इसको थोड़ा सा विधान हम खिसकाएंगे पहले। ओके, चलिए। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है कंकरेंट एग्जीक्यूशन में वो है WR मतलब राइट रीड प्रॉब्लम, जिसको आप लोग डर्टी रीड भी पूरे बोलते हैं या फिर अनकमिटेड रीड भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है, T1 और T2 है। यहाँ पे ये राइट कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। और यहाँ पे कमिट वगैरह तो हुआ नहीं है, तो ये कौन से वैल्यू को रीड कर रहा है, ये बिना कमिट हुए वाला वैल्यू को रीड कर रहा है। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे डर्टी रीड हो रहा है या फिर यहाँ पे अनकमिटेड रीड हो रहा है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारा आ सकता है कि जब हमारा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, मान लेते हैं ये यहाँ पे ये तो कमिट हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कोई हमारा जो है प्रॉब्लम आ गया तो वो रोल बैक कर जाएगा। तो ये वाला वैल्यू तो रह नहीं जाएगा, लेकिन इसको तो ये रीड कर लिया है। तो यहाँ पे ये डर्टी रीड को ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये गलत वैल्यू रीड कर लिया, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा था वो था RW मतलब रीड राइट प्रॉब्लम, या फिर इसको आप बोल सकते हैं नॉन रिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे जैसे कि क्या है, रीड राइट मतलब पहले रीड होगा फिर राइट होगा। इसको आप जो है लाइब्रेरी सिस्टम के एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी सिस्टम में क्या होता है, आप कोई बुक लेने गए, अगर वो बुक अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो नहीं मिलेगा। सपोज करिएगा एग्जाम्पल के लिए हम गए बुक लेने के लिए, यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। और सपोज करिए कोई एक बुक है जिसका क्या है 10 कॉपी हमारे पास मौजूद है, 10 कॉपी हमारे पास क्या है मौजूद है। तो हम सबसे पहले T1 ट्रांजेक्शन को जब चलाएंगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ई वाला चल जाएगा, और ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारे पास एक माइनस कर दिया, ठीक है। ए बराबर क्या किया, एक माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ए बराबर हमारे पास 9, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, ए का वैल्यू 9 हुआ है, लेकिन वो कमिट नहीं हुआ है। जब कमिट नहीं हुआ है तो वो ए का वैल्यू जो है वो दूसरा ट्रांजेक्शन उसको रीड नहीं कर पाएगा बिना कमिट किए। तो फिर से जब यहाँ पे आए, यहाँ तो खत्म हो गया, अब वहाँ पे T2 में है। T2 में जाए तो रीड करेगा, तो क्या करेगा, रीड 10 ही रीड करेगा ना, बिल्कुल। तो 10 रीड कर लिया। अब यहाँ पे हमको एक बुक मिल चुका है, क्योंकि हम एक माइनस कर दिया, तो हमारा पहला जो है एक बुक मिल चुका है। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे आने के बाद हमारा जो है ये चला, ये कंडीशन चला। फिर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पर भी ए का वैल्यू 9 हो गया। फिर यहाँ पे राइट ए कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा एक बुक मिल गया, माइनस हुआ जैसे ही वैसे समझ एक बुक मिल गया। तो एक बुक हमको यहाँ पे मिल गया, दूसरा बुक हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और अभी राइट ए कर दिया, मतलब ए का वैल्यू भी क्या है 9 है, तो 9 यहाँ पे ए में अब क्या हुआ, राइट हो गया है। ए क्या हुआ है, 9 हो गया है। अब यहाँ पे ये वाला खत्म हुआ, तो यहाँ पे जब आया तो यहाँ पर भी राइट ए कर रहा है, तो यहाँ पर भी ए का वैल्यू क्या था, 9 था, तो 9 रीड कर दिया, ठीक है। हमारे पास बुक कितना था, हमारे पास बुक था 10 अवेलेबल। हमने कितना बुक निकाला, एक बुक यहाँ पे निकाले, एक बुक यहाँ पे निकाले, 2 बुक निकाल लिए। और बचा हुआ कितना बुक है, बचा हुआ 9 बुक है। तो 9 प्लस 2 11 बुक पर रहा है, लेकिन हमारे पास कितना था, हमारे पास तो 10 ही बुक था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं रीड राइट प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास आता है WW राइट राइट प्रॉब्लम। यहाँ पे जैसे कि राइट और राइट लिख दिए तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर समझे, तो यहाँ पे हम 2 ट्रांजेक्शन लिए हैं, 2 शेड्यूल लिए हैं, दोनों को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहला शेड्यूल में आए तो T1 और T2 है, यहाँ पे राइट किया, यहाँ पे राइट किया, तो यहाँ पे राइट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे 10, और यहाँ पे राइट किया, फिर यहाँ पे तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या है, ए और बी का वैल्यू लास्ट में क्या होगा, ए और बी का वैल्यू जो है दोनों में 20 होगा, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे में, दूसरे में आएंगे तो सबसे पहले हम राइट कर दिए ए का, ठीक है, ए को राइट कर दिए। फिर यहाँ पे हम राइट किए तो यहाँ पर 20 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे किए, फिर यहाँ पे किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर भी हम वही ले रहे हैं वैल्यू, यहाँ पर भी हम 10 और 20 ही ले रहे हैं, यहाँ पर भी 10 और 20 ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे दूसरा वैल्यू आ रहा है। तो ये इनकंसिस्टेंट हो रहा है, वो राइट राइट प्रॉब्लम के वजह से। नेक्स्ट हमारे पास होता है फैंटम टेबल प्रॉब्लम। ये क्या होता है,
तो ये होता है अ फैंटम टपल इज अ न्यू टपल दैट अपीयर इन आर रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी व्हेन द सेम क्वेरी इज एग्जीक्यूट अगेन विद इन द सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन के अगर हम क्या कर रहे हैं, बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमारा जो न्यू टपल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फैंटम टपल। जैसे कि हमने ट्रांजेक्शन 1 को चलाया, ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट किए, ये वाला क्वेरी हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। अब ये एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा रिजल्ट जो है ये वाला रिजल्ट आया है, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। फिर से हम क्या किए, दूसरा ट्रांजेक्शन लिया और ये वाला हम आप चलाएं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है इसको कमिट कर दे रहे हैं। कमिट कर दिए, इंसर्ट कर दिए वैल्यू को। अब यहाँ पे हम T1 को फिर से अगर एग्जीक्यूट करवाते हैं, T1 को हम फिर से एग्जीक्यूट करवाते हैं, तब हमारा क्या प्रिंट होकर आएगा, ये वाला प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे जो नया रो प्रिंट होकर आया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फैंटम टपल। ये जो नया रो प्रिंट होकर आया है ये, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फैंटम टपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो कंकरेंट एग्जीक्यूशन में जो भी प्रॉब्लम होता है वो क्या चीज़ है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक ये नहीं था, ये पिछले सेशन में हमने कवर नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है सीरियलाइजेबिलिटी। अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, सीरियलाइजेबिलिटी। अब ये क्या चीज़ है सीरियलाइजेबिलिटी, तो ये इंश्योर करता है, serializability ensure concurrent schedule produce same result as serial schedule। serializability कहता है ना, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ है, एक है हमारे पास सीरियल शेड्यूल, एक हमारे पास है नॉन सीरियल शेड्यूल। तो सीरियल शेड्यूल तो बहुत अच्छा है लेकिन वो स्लो काम करता है। नॉन सीरियल शेड्यूल जो है वो फास्ट काम करता है लेकिन वो हमेशा करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है। तो सीरियलाइजेबिलिटी ये इंश्योर करता है कि हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन करेंगे, हम नॉन सीरियल जैसा चलाएंगे, नॉन सीरियल चलाएंगे, लेकिन रिजल्ट हमको मिलना चाहिए सीरियल जैसा। ये हमको इंश्योर करने का काम कौन करता है, ये करता है सीरियलाइजेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इवन इफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली फाइनल डाटाबेस स्टेट शुड रिमेन करेक्ट। हमारा डाटा जो है वो करेक्ट हमेशा रहना चाहिए, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सीरियल शेड्यूल, जैसे कि ऑलरेडी इसका बात कर लिए थे, सीरियल शेड्यूल एंड नॉन सीरियल शेड्यूल का। तो सीरियल शेड्यूल हमारा क्या हो रहा था, ए शेड्यूल इन विच वन ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली फुल्ली बिफोर अनदर स्टार्ट। मतलब हमारा जो ट्रांजेक्शन में पहला ट्रांजेक्शन था वो पहले स्टार्ट हुआ, फिर वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर गया, उसके बाद दूसरा स्टार्ट हुआ, उसको हम लोग बोल रहे थे सीरियल शेड्यूल। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, वहाँ पे कोई भी ओवरलैप नहीं था, सेफ सीक्वेंस था, इजी टू वहाँ पे मेंटेन करना इजी था। नॉन सीरियल शेड्यूल का बात करें तो नॉन सीरियल शेड्यूल क्या था, तो वहाँ पे हमारा कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो रहा था, ओवरलैप हो रहा था। एडवांटेज ये है कि फास्ट है लेकिन यहाँ पे जो है इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट आ सकता है। तो सीरियलाइजेबिलिटी यही इंश्योर करता है। तो सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल अब क्या है ये समझिएगा। तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल जो है, और नॉन सीरियल शेड्यूल इज कॉल्ड सीरियलाइजेबल। नॉन सीरियल शेड्यूल को हम लोग बोलते हैं सीरियलाइजेबल। इफ इट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट एज सीरियल शेड्यूल तो हम उसको बोल देंगे सीरियलाइजेबल शेड्यूल। हमारा ये है। कितने प्रकार का हमारे पास सीरियलाइजेशन शेड्यूल होता है, तो ये हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, दूसरा हमारे पास होता है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। हम लोग ये दोनों जो है कन्फ्लिक्ट एंड व्यू, ये हम चेक करने के लिए करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो सीरियल जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीरियल शेड्यूल जैसा हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसको चेक करने के लिए हम ये काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आसान सा चीज़ है, समझ लीजिएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम नीचू कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा, इसको भी थोड़ा सा नीचू। ओके, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीरियल शेड्यूल बाय स्वैपिंग नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन। नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को अगर हम जो है स्वैप करके उसको सीरियल शेड्यूल जैसा बना दें तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन कहने का मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन कहने का मतलब है टू ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट व्हेन दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन एंड ऑपरेट ऑन द सेम डाटा एंड एटलीस्ट वन ऑपरेशन इज राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट हमारा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हमारा सिंपल सा कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब क्या है, तीन टाइप का हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास तीन टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट, इसको शॉर्ट में आप लोग जो है RW बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये WR है और ये हमारा WW है। तो ये तीन टाइप का कॉन्फ्लिक्ट होता है। यही तीन टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को हमको क्या करना है, हटाना है स्वैपिंग करके, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। कैसे करेंगे अभी देखेंगे जस्ट, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट समझ में आया। 3 टाइप का कन्फ्लिक्ट है, रीड राइट कन्फ्लिक्ट, राइट रीड कन्फ्लिक्ट, राइट राइट कन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल जैसे कि ये T1 हमारा एक ट्रांजेक्शन है जो कि रीड कर रहा है, T2 एक ट्रांजेक्शन है जो कि राइट कर रहा है। तो ये दोनों जो है हमारा एक कन्फ्लिक्ट हो गया। क्यों कन्फ्लिक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है क्या, एक जो है हमारे पास वो रीड कर रहा है, दूसरा जो है सेम डाटा को राइट कर रहा है। तो ये एक मेरा क्या है, कन्फ्लिक्ट है। नॉन कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन आर नॉन कन्फ्लिक्ट इफ डिफरेंट डाटा आइटम यूज्ड या फिर बोथ हमारा रीड करें। मतलब अलग अलग डाटा आइटम यूज करें। यहाँ पे क्या हो रहा था, सेम डाटा आइटम यूज कर रहा था। जैसे ए है तो ए को यूज कर रहा है। तो नॉन कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन सिंपल सा कहता है क्या, कि आप जो है डिफरेंट डाटा आइटम को यूज करें या फिर दोनों का दोनों रीड करें। दोनों का दोनों रीड करें, दोनों का दोनों अगर रीड करते हैं तो यहाँ पे कोई भी जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। और अगर दोनों का दोनों जो है वो डिफरेंट आइटम को यूज कर रहा है तभी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट हमारा सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे। इसमें देखिएगा अलग अलग मेथड होता है। इसमें से हम सबसे आसान वाला मेथड आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो अलग अलग मेथड मिलेगा इसको चेक करने का। एक हम स्वैप करके भी करते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, दूसरा मेथड हम लोग जो है उसको इंटरचेंज करके करते हैं। और तीसरा मेथड हमारे पास आता है जो है प्रेसिडेंस ग्राफ, जो कि हम सीरियलाइजेबल है कि नहीं हमारा, वो चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। और ये सबसे आसान है और सबसे फेमस हमारा यही है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसके मदद से हम लोग जो है कैसे काम करेंगे और इसको कैसे हम लोग करेंगे। एक जैसे कि हम बताए वो स्वैप करके ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि स्वैप करके क्या करेंगे, उसको हम बताएंगे कि हाँ इस तरह से स्वैप कर दो तो वहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। इस तरह से हम लोग देखने वाले हैं प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड, जिसमें हम लोग चेक करेंगे हमारा सीरियलाइजेबल है कि नहीं ग्राफ। ग्राफ हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए। इसमें जो है कंपोनेंट जो होगा, नोड होगा, उसको हम लोग ट्रांजेक्शन से डिनोट करेंगे और एज जो होगा उसको हम लोग डिपेंडेंसी या फिर कन्फ्लिक्ट के जरिए दर्शाएंगे। रूल क्या है, इफ़ ग्राफ कंटेंट साइकिल, अगर ग्राफ साइकिल कंटेंट करेगा तो वो मेरा जो होगा वो, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं CNC, साइकिल नॉट कन्फ्लिक्ट। अगर साइकिल कंटेंट करता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर साइकिल कंटेंट नहीं करता है तो वो मेरा क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। ठीक है, अगर वो साइकिल कंटेंट करता है तब वो मेरा क्या होगा, तब वो मेरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और अगर करता है नहीं करता है तो वो जो मेरा है वो, इसको थोड़ा सा इधर कर दें। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं T1 और T2 दो हमारे पास क्या है ट्रांजेक्शन है और कोई साइकिल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सीरियलाइजेबल। जैसे कि ये T1 है और T2 है, इस तरह से दर्शा दिए। ट्रांजेक्शन को आपको नोट से दर्शाना है और ये जो हमारा है ये आप कॉन्फ्लिक्ट के जरिए दर्शा सकते हैं। तो कोई साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है तो ये मेरा क्या हुआ, सीरियलाइजेबल हुआ। साइकिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट, अगर साइकिल नहीं है तो वो मेरा जो होगा कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर साइकिल हो गया तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे साइकिल हो गया CNC, साइकिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट, तो अगर हो गया तो ये मेरा नॉट सीरियलाइजेबल होगा। ओके, तो सिंपल सा मेथड है। जैसे कि ये हमारे पास एक जो है शेड्यूल दिया गया, अब ये शेड्यूल में आपको बताना है कि साइकिल है कि नहीं, ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी कितना यहाँ पे यूज़ हो रहा है 1 और 2 दो ही यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पे T1 और T2 दो ट्रांजेक्शन हम बना लेंगे। और जिसका जो है उसमें हम क्या उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे R1 है मतलब पहला का है तो पहला का है तो यहाँ पे लिख दिए। फिर ये राइट कर रहा है, ये भी पहला है तो पहला लिख दिए। फिर R2 है मतलब दूसरा का में है तो दूसरा का में लिख दिए। सीक्वेंस में जाना है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, फिर तीसरा नंबर पे ये, चौथा नंबर पे ये, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से जाना है। हमने से क्या करना है, सबको लिख देना है। सबको लिख दिए। अब लिख देने के बाद वन बाय वन सबको चेक करिए कौन सा प्रॉब्लम, रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट। अगर ये तीनों है तो ये क्या है, प्रॉब्लम है। वहाँ पे आपको एरो बनाना पड़ेगा अगर ये तीनों है तो। यहाँ पे आर से चेक करिए क्या डाटा आइटम ए पे कोई राइट कर रहा है क्या। तो यहाँ पे हम चेक करने गए तो हाँ ये वाला कर रहा है, राइट कर रहा है। तो ये RW प्रॉब्लम हो गया। तो इसको हम क्या किए, इसको हम लोग कौन से T1 से T2 में जा रहा है ना, तो T1 से T2 में भेज दिए। ठीक है, फिर आगे आए W वाले के पास। तो जब W है तो W से कौन कौन हो सकता है, या तो W वाला हो सकता है या तो R वाला हो सकता है। तो W से R है क्या, तो हाँ R तो है। तो ये जो है 1 से 2 में जा रहा है तो 1 से 2 में भजा दिए। ठीक है, और कोई तो नहीं है, नहीं। फिर आए यहाँ पे, इसमें देखेंगे तो क्या यहाँ पे ए तो है कि क्या, फिर से यहाँ पे कोई ए नीचे है इसके, तो नहीं। दूसरा में कोई नीचे में ए नहीं है तो नहीं है, तो इसका ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें कोई दिक्कत है, तो नीचे तो ए है ही नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे आए यहाँ पे बी में, तो बी में कोई दिक्कत है क्या, तो बी में जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे रीड रीड में कोई दिक्कत नहीं होता है।
नीचे आए तो यहाँ पे राइट हो रहा है, राइट होता है यहाँ पे दिक्कत हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से जा रहा है, किसमें 1 से जा रहा है, ये भी 2 में ही, तो 1 से 2 में भेज दिए। फिर बी के पास आए तो बी हमारे पास यहाँ पे है, फिर उसके राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू एंड आर, तो यहाँ पे फिर से डब्ल्यू आर प्रॉब्लम आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एरो डायग्राम बना देंगे इस तरह से, ये भी काम हो गया। फिर यहाँ पे आए तो इसको, और नीचे नीचे तो कुछ है नहीं, फिर इसके भी नीचे कुछ है नहीं, सबके नीचे वाला देखना है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले का हम तिरछा मार दे रहे हैं, ऐसा नहीं, हमेशा नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाए, सब डायग्राम बना लिए, तो यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं आ रहा है, साइकिल नहीं आया तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा सी एन सी, साइकिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट, साइकिल आएगा तब वो नॉट कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन अगर साइकिल नहीं आया तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। सेम उसी तरह से आप जो है बहुत सारा एग्जाम्पल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने एंड से, बस समझ में आ गया तो आप कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अगला जो हमारे पास है उसको, जो कि है सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर। अब ये सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर क्या है, और ये जो हमारा होता है असाइक्लिक ग्राफ के लिए होता है। मतलब इफ शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल, कॉन्फ्लिक्ट और व्यू, हमारे पास दो टाइप का शेड्यूल हो सकता है, या तो कॉन्फ्लिक्ट होगा या तो व्यू होगा। तो व्यू को तो अभी हम देखे नहीं है, बस अभी हम कॉन्फ्लिक्ट को देखें। Then serializable order tell indices this non-serial schedule is equivalent to which serial schedule। तो यहाँ पे serializable schedule order जो होता है वो हमको ये बताता है कि ये किस serial schedule के इक्विवेलेंट है। इसको करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का। तो ये जो सीरियलाइजेबल ऑर्डर है ये हमको बताता है कि ये जो हमारा ऑर्डर है वो किस सीरियल शेड्यूल के जैसा है। यहाँ पे हम लोग जो है डिटरमाइन करते हैं सीरियलिटी ऑर्डर को टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के जरिए। इसमें 2 स्टेप होता है, 2 ही स्टेप से ही हमारा काम निकल जाएगा। ओके, वो 2 स्टेप क्या है, पहला स्टेप कहता है स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स विच हैविंग इंडिसेस 0, इन डिग्री जिसका 0 रहेगा उससे स्टार्ट करना है, जहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं रहता उसको हम लोग जो है बोलते हैं इन डिग्री 0 है। उसके बाद क्या करना है अगला स्टेप में, डिलीट दैट वर्टेक्स एंड करस्पॉन्डिंग एजेस एंड सो रिपीट दिस प्रोसेस। हमको क्या करना है, उसको डिलीट करना है, उसी तरह से करते जाना है, करते जाएंगे उसको हम मेंशन करते जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा, ये हमारे पास एक दिया गया है, और ये जो हमारे पास है ये असाइक्लिक ग्राफ है। असाइक्लिक ग्राफ इसलिए क्योंकि साइकिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट, साइकिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट, सी एन सी, साइकिल नॉट कॉन्फ्लिक्ट, अगर साइकिल होगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाला है सब, इसलिए यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं है। तो इसका अगर हम बनाना चाहेंगे जो है ऑर्डर, तो कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले इन डिग्री किसका 0 है, जहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं रहता है उसका इन डिग्री 0 रहता है। तो इनकमिंग एज कहाँ पे नहीं है, इस पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो क्या करेंगे, T1 को लेंगे, सबसे पहले ले लिए, T1 को ले लिए, ठीक है। उसके बाद T1 को डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिया, और इससे जो रिलेटेड जो भी एज है उसको भी डिलीट कर दिया, तो ये भी डिलीट कर दिए। क्या बचा, T2 बचा, तो उसके बाद T2 लिख दीजिए। तो इसका जो है T1 और T2 ये आया है इसका सीरियल शेड्यूल। इस तरह से आप चलाइएगा तो ये जो है अच्छा रिजल्ट दे देगा। फिर ये वाला एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे किसका इन डिग्री 0 है, T2 का, तो T2 यहाँ पे करेंगे, और ये T1, तो यहाँ पे हो गया। फिर इस ग्राफ में है तो यहाँ पे किसका इन डिग्री 0 है, जहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं होना चाहिए, तो इसके पास कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो सबसे पहले हम T1 लिखेंगे, ठीक है, T1 लिख दिए। T1 लिखने के बाद अब क्या बच गया, T1 लिख दिए और इसको डिलीट कर दिए, इसको भी डिलीट कर दिया क्योंकि उससे लगा हुआ था। अब क्या बचा, T2 और T3, तो अब किसी को भी पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख दिए सबसे पहले T2 को, उसके बाद T3 का। आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, पहले T3 को लिख दीजिए, उसके बाद T2 को लिख दीजिए। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम दोनों को लिख देंगे, ठीक है, कोई भी आंसर आपका हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, एक हमारा ये ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर किस चीज़ का, सीरियल शेड्यूल का ये ऑर्डर आ रहा है, लेकिन हम इसको चला कैसे रहे, इसको हम लोग नॉन सीरियल शेड्यूल जैसा जिसको हम चला रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमारा आ रहा है सीरियल शेड्यूल जैसा। यही होता है हमारा सीरियलाइजिलिटी का ब्यूटी। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब कुछ कुछ नोट पॉइंट है उसको समझ लेंगे, उस नोट पॉइंट पे चलते हैं गाइज अब। ओके, नोट पॉइंट को हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है अच्छे से हाईलाइट कर देंगे पहले ही, ताकि दूर से दिखे ये नोट पॉइंट है। नोट, इफ अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देन इट इज ऑलरेडी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। यहाँ पे व्यू पे हम चले गए, ये नोट पॉइंट को जो है ना व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये नोट पॉइंट में व्यू व्यू का यूज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग जो है व्यू करने के बाद देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो व्यू सीरियलाइजेबल है उसको देख लेते हैं। अभी हमने जो है कॉन्फ्लिक्ट को देख लिए हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम लोग व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को देखने वाले हैं। तो ये भी सिंपल सा है, बस यहाँ पे कुछ स्टेप जो है उसको समझ लीजिएगा। लेट S and S dash be two schedule with the same set of the transaction S and S dash are view equivalent
इफ फ्लोइंग 3 कंडीशन आर मेट फॉर ईच डाटा सेट, सभी डाटा सेट के लिए अगर ये 3 कंडीशन मैच करता है तब उसको हम बोलेंगे वो व्यू सीरियलाइजेबल है, अदरवाइज नहीं है। पहला स्टेप क्या है, पहला हमारे पास कहता है इफ इन शेड्यूल, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा पहले हम कलरफुल करेंगे। ओके, फिर ये, फिर ये। ओके, पहला क्या कहता है, इफ इन शेड्यूल एस ट्रांजेक्शन टी आई रीड, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी देना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन टी आई रीड द इनिशियल वैल्यू ऑफ ओ, then in schedule s dash also transaction ti must read the initial value of q। अगर q का इनिशियल वैल्यू को रीड कर रहा है ti, तो आप जो है नेक्स्ट में भी s डैश में भी वो जो है q का पहला वैल्यू ही रीड करना चाहिए, पहला वैल्यू ही रीड करना चाहिए, अदरवाइज जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। पहला कंडीशन ये कहता है, मतलब जो इनिशियल जो वैल्यू रीड कर रहा है वो वैल्यू सेम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि हमारे पास जो है इफ इन शेड्यूल एस ट्रांजेक्शन टी आई एग्जीक्यूट रीड ऑपरेशन कर रहा है, एग्जीक्यूट वैल्यू वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है जे, अगर वो हमारे पास जो है वो, थोड़ा सा स्पेस वगैरह सही करना पड़ेगा। ओके, इसको भी और इसको भी, चलिए तो यहाँ पे इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको हम जो है समझा देते हैं कैसे है। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू जो है वो रीड होना चाहिए, फाइनल राइट जो है वो भी सेम होना चाहिए, और रीड राइट सीक्वेंस जो है वो भी सेम होना चाहिए। एक हमारे पास शेड्यूल एस है, एक हमारे पास एस डैश है, तो दोनों में जो है इनिशियल रीड सेम होना चाहिए, जिस भी डाटा आइटम पे कर रहा है, टी आई पे कर रहा है तो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर टी जे पे मान रहा है वो राइट आइटम कर रहा है तो दोनों का राइट भी सेम होना चाहिए, फाइनल राइट भी सेम होना चाहिए। उसके बाद राइट और रीड का जो सीक्वेंस है वो भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे एस और एस डैश हमारा क्या है, एक सीरियल, यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। चलिए एग्जांपल लेकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये आपके पास दिया गया है और ये आपको चेक करना है कि हमारे पास व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है कि नहीं, व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, ये तो लिखने आपको आता ही होगा, अगर वहाँ पे दे दिया जाए पूरा शेड्यूल बना के तो उसको आप लिख लीजिएगा। अब लिखने के बाद यहाँ पे चेक करना है व्यू है कि नहीं, तो पहला कंडीशन देखना है इनिशियल रीड सेम है कि नहीं। इनिशियल रीड देखिए दोनों में इनिशियल रीड कौन कर रहा है, सबसे पहले रीड कौन कर रहा है, तो सबसे पहले रीड यहाँ पे कौन कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी रीड नहीं है। चलिए यहाँ पे कोई रीड कर रहा है क्या, तो यहाँ पर भी कोई रीड नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई भी रीड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई रीड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फाइनल राइट, दूसरा कंडीशन फाइनल राइट सेम है कि नहीं। तो फाइनल राइट देखना है कौन कर रहा है, तो फाइनल राइट ए पे कर रहा है T3, ए पे कर रहा है T3, ठीक है। यहाँ पे फाइनल राइट कौन कर रहा है, फाइनल राइट ए पे कर रहा है T2, यहाँ पे कर रहा है T3 और यहाँ पे कर रहा है T2, तो दोनों तो सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या होगा, ये व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर वो सेम रहता तब हम आगे बात करते, लेकिन कोई एक कंडीशन भी अगर फेल हो गया तो वो व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है। अगर एक भी कंडीशन फेल कर गया तो वो व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ओके, देन हमारे पास ये आ गया, व्यू चेक करना आ गया। अगर हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता, सेम तीनों रहता, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो व्यू सीरियलाइजेबल होता। अब आते हैं नोट पॉइंट पे। नोट पॉइंट क्या कहता है, if a schedule is conflict serializable then it is already view serializable। अगर हमारा कोई शेड्यूल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो ऑलरेडी व्यू सीरियलाइजेबल होगा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास कहता है, इसको थोड़ा सा मिटा दे क्या, ये नहीं लग रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नोट पॉइंट है, इफ़ अ शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब वो CNC वहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो चेक नहीं, वो नहीं बता पाएंगे कि व्यू है कि नहीं, हो भी सकता है व्यू और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इफ़ शेड्यूल इज़ नॉट व्यू, अगर मेरा जो शेड्यूल है वो व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है, तब हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि वो मेरा जो है सीरियलाइजेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास कन्फ्लिक्ट नहीं है, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, तो हम कह नहीं सकते हैं मे और मे नॉट, ये हम कह सकते हैं कि वो जो मेरा है वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अ शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल इफ आइदर इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल और बोथ। हमारा शेड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल तब होगा या तो व्यू हो जाए या तो कन्फ्लिक्ट हो जाए या तो दोनों हो जाए, तब उसको हम बोलेंगे ये मेरा जो है शेड्यूल वो सीरियलाइजेबल है। ओके, समझ में आया।
तो ये रहा गाइज हमारा आज का सेशन, जहाँ पे हम लोग जो है सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में बात किए हैं, व्यू को हम देखे, कन्फ्लिक्ट को देखे, और उससे पहले हमने जो है जो भी प्रॉब्लम आ सकता है कंकरेंट एग्जीक्यूशन में उसको हम लोग देखे हैं। ओके, इस पे बहुत सारा जो है आपको न्यूमेरिकल वगैरह मिल सकता है, तो उसका कंसेप्ट हम बता दिए, एग्जाम्पल लेके भी समझा दिए हैं। अब इस पे बस जाता है बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, तो जिसको हम लोग जो है गेट के PYQ से देख लेंगे। ओके, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।